सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से हिंदी फैकल्टी। आज हम लोग कक्षा 9 का जो हमारी स्पर्श पुस्तक है उसका अतिथि तुम कब जाओगे ये जो अध्याय है इसका अध्ययन करेंगे। तो अध्याय का अध्ययन करने से पहले हम लोग जो लेखक परिचय है उनके बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं शरद जोशी। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र भी पुस्तक में दिया हुआ है शरद जोशी जी का तो उसी के बारे में इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। और ये जो कहानी है या ये जो घटना दी हुई है इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। तो पहले हम अध्याय के जो लेखक हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर शरद जोशी जी के बारे में पहले उनके जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म सन 1931 में हुआ और उनकी मृत्यु 1991 में हुई। शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। यानी जन्म जो है एमपी का जो उज्जैन जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 21 मई 1931 को हुआ है। इनका बचपन कई शहरों में बीता, यानी ये एक ही शहर में इनका बचपन नहीं बीता, एक के बाद एक से अब कई के लिए कहा है तो कम से कम 4-5 जगह तो इन्होंने जो है बदली होंगी, इसीलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कई शहरों में बीता है इनका बचपन। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। यानी इनकी सरकारी नौकरी थी और उसके बावजूद इन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया, आगे निरंतर नहीं किया और इन्होंने इसके बदले इसकी जगह क्या किया, इन्होंने लेखन कार्य को ही अपनी आजीविका यानी जिससे हमारा जीवन का निर्वाह होता है, सैलरी जो कमाते थे, पैसा जो कमाते थे, लेखन के क्षेत्र में ही इन्होंने अपना कार्य किया है और उसी को अपना लिया अपने जीवन में। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। पहले जो लिखना स्टार्ट किया था तो पहले इन्होंने स्टोरीज ज़्यादा लिखी थी और उसके बाद इन्होंने व्यंग लेखन का मतलब होता है आप किसी बात को जो है कहते ना, हम डायरेक्ट नहीं कह करके अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम किसी को कहते हैं तो वो हमारा व्यंग्यवान कहलाते हैं, व्यंग लेखन जो है। तो आप नहीं बोल रहे हैं उसको कि भाई सीधे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा होता, मतलब बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहना। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हाथ से व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। अब इन्होंने जो लेख लिखे तो वो व्यंग लेख हैं, व्यंग उपन्यास हैं, व्यंग कॉलम हैं और हाथ से व्यंगपूर्ण धारावाहिक यानी जो सीरियल होते हैं उन सीरियल के जो संवाद है, उनकी जो पटकथाएं हैं वो लेखन कार्य भी इन्होंने किया है। यानी जो सीरियल होते थे हमारे टेलीविज़न पे, जो सीरियल आते हैं उन सीरियल की जो पटकथाएं हैं, उनके संवाद यानी जो बातचीत का दृश्य दिखाए जाते हैं वो सब लेखन कार्य यही करते थे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी भी एक हैं, यानी इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आगे शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह और प्रतिदिन। ये इनकी व्यंग कृतियां हैं। आगे 2 व्यंग नाटक हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। भाई इन्होंने कहा इनके 2 व्यंग नाटक हैं, एक तो है अंधों का हाथी और एक जो दूसरा है वो है एक था गधा। ये तो इनके नाटक हैं। और एक उपन्यास है मैं केवल मैं, यानी स्वयं के लिए जो बात होती है, उर्फ कमलमुख बीए। ठीक है, तो ये इनकी जो कृतियां हैं उनका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखते हैं। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है, यानी जो पाठक होता है उसको आसानी से समझ में आ जाए ऐसी इनकी भाषाएं हैं। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। तो देखो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें कुछ मुहावरों का प्रयोग है और कुछ हास परिहास का, यानी जो हंसी मजाक जो होती है वो भी थोड़ा बहुत अपनी रचनाओं में इन्होंने दिया है। तो इससे क्या होती है, जो घटनाएं होती हैं वे और रोचक बन जाती हैं। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण,
कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से नहीं बच सका है। यानी इन सभी विषयों पे इन्होंने अपनी कृतियाँ लिखी हैं। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी व्यवहार किया जाता है, उसमें जो विसंगतियां पाई जाती हैं, यानी जो सही नहीं है, विसंगत है, संगत नहीं है, तो जो गलत चीजें हो रही हैं उन सभी को अपनी रचनाओं में दिखाने का प्रयास किया है। यानी इन्होंने, क्योंकि कहते हैं ना, उपन्यास भी इन्होंने धारावाहिक के जो व्यंग रचनाएं हैं वो भी लिखी हैं, पटकथाएं, संवाद भी लिखे हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें चित्रित की गई हैं। आगे पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी हो जाता है। विवश यानी लाचार भी हो जाता है, यानी उसको मजबूर हो जाता है वो सोचने के लिए। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। मेजबान यानी जिसके यहाँ वो रुके हुए हैं, है ना, तो उस पर चाहे कितना भी भारी पड़ जाए लेकिन वो उस चीज को सोचते भी नहीं है। ऐसी स्टोरी यहाँ पर इस चैप्टर में दी हुई है। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। अब देखो यहाँ पर अच्छे अतिथि कैसे होते हैं उसके बारे में भी आप सोचने लग जाओगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा लेखक परिचय और पाठ प्रवेश भी आप मान सकते हो। पाठ प्रवेश के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों ने ये जो चैप्टर है इस पर जो फिल्म बनी है वो भी आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिए पहले, लेकिन चैप्टर पढ़ लीजिए तो उससे और आपको मज़ा आएगा फिल्म को देखने में। तो जैसा कि चैप्टर के नाम में ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तुम कब जाओगे, और जाओगे कह कर के कोमा लगाया, अल्प विराम, और फिर कहा अतिथि। अतिथि को कहा गया है। अतिथि हम किसको कहते हैं? जो हमारे घर पे मेहमान जो आते हैं उनको हम कहते हैं अतिथि। और हमारे भारत देश की ये परंपरा है या भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं वो हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन वो देवता कब रहते हैं? जब तक वो देवता के समान कार्य करते हैं या देवता के समान वो हमारे घर में रहते हैं, उतना ही अपना देवत्व पूरा करवा करके चले जाते हैं जब तक वो हमारे देवता होते हैं। लेकिन अगर वो बिना बताए आए हैं और कई दिनों तक अगर रुक जाते हैं तो यहाँ इस चैप्टर में जो स्थिति हुई है वही स्थिति हमारी हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। प्रश्नवाचक लेखक जो है कह रहा है कि आज तुम्हें आए हुए 4 दिन हो गए हैं, तो हमारे मन में बार बार ये प्रश्न घूम रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। और प्रश्नवाचक उन्होंने छिन्न कर दिया है इसको। फिर तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, कि आप जहां भी बैठे हो ना, बिना तुम्हें कोई मन में संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, बिना शक के तुम आराम से बैठ करके सिगरेट पिए जा रहे हो और धुआं करे जा रहे हो पूरे कमरे में। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीखें कि अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। और वो कह रहे हैं कि जहाँ जिस कुर्सी पे बैठ करके आप जो ये धुआं फैला रहे हो कमरे में, उसी के सामने एक कैलेंडर है और उस कैलेंडर की जो पेज है वो क्या कर रहे हैं, वो बदल रहे हैं, है ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं, यानी उसके पेज उड़ रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। तो ये कहने का उनका यहाँ पर भी देखो व्यंग है कि भाई वो कह रहे हैं भाई तुम्हें आए हुए 4 दिन की 4 पेज पलट रहे हैं, यानी 4 दिन आपके बीत चुके हैं। तो ये पेज अपने आप आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको आए हुए इतने दिन हो गए, तो आप कब जाओगे। आगे, विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ,
तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है। अब वो कैलेंडर के बारे में बता के फिर बाद में कहते हैं कि मैं तुम्हें ही दिखा करके उसकी तारीखें बदल रहा हूँ उस कैलेंडर की, फिर भी क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें आए हुए इतने दिन हो गए, तो अब तुम्हें जाना चाहिए। आगे फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें हिसाब लगाना नहीं आता कि भाई 4 दिन हो गए हैं तो अब तो जाना चाहिए, भाई तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। सतत यानी लगातार जो तुम्हारा अतिथि सत्कार जो हम कर रहे हैं उसका पूरा चौथा दिन हो चुका है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप कब जाओगे। अभी लग नहीं रहा कि आप कहीं जाने की भी कोई सूचना हमें मिल रही हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके। एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री। तो कहा गया है कि जब जो दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने लाखों मील लंबी यात्रा की, लेकिन वो भी जो है चांद पर इतने दिन नहीं रुके थे जितने दिन तुम यहाँ मेरे घर आकर के रुक गए हो, नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। भाई वो भी इतना लंबा समय, इतनी लाखों मील यात्रा करके वो भी अंतरिक्ष यात्री तक चांद पर नहीं रुके इतना लंबा, जितने की तुम थोड़ी छोटी सी यात्रा करके मेरे घर रुक करके बैठ गए हो। आगे कहते हैं, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे जमीन पर अंकित कर चुके, तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। भाई कह रहे हैं कि तुम्हें रहते हुए इतना समय हो चुका है कि तुम्हारे पैरों के जो छाप हैं, जो निशान हैं, वो भी अब तो मेरे घर में अंकित हो चुके हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पैर मेरे घर में आकर के जम गए हैं, वो निशान पड़ चुके हैं, फिर भी तुम नहीं जा रहे हो। और जो आगे कहा कि जो हमारे अंतरंग जो निजी संबंध थे वो तुमने मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली, यानी मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अब तक तुम्हें पता चल चुकी है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, अब तुम लौट जाओ। यानी तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, अब जानने को कुछ बचा नहीं है, अब तो तुम लौट जाओ, चले जाओ, है ना। ऐसी विनती सी करने वाली स्थिति यहाँ पर आ गई है। कहा अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, कि अब जो समय आ गया है। कहते हैं ना कई बार हम कि चीज़ें अब क्या हो गई, ये लिमिट के बाहर हो गई है, सर से पानी ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर भी उस मेजबान की जिसके यहाँ वो अतिथि रुके हुए हैं उसकी स्थिति भी अब ऐसी हो चुकी है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब तुम्हारे जाने का उच्च समय आ गया है, हाई टाइम आ गया है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, क्या तुम्हारा घर तुम्हें नहीं बुला रहा है वापस? उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, कि जब तुम पहले दिन तुम आए थे तो उसी दिन मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है अज्ञात यानी जो मुझे ज्ञात नहीं है, जो मुझे जिसकी जानकारी नहीं है, ऐसी आशंका से मेरा हृदय बहुत धड़क चुका था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि भैया आए हैं तो बहुत खर्चा भी होने वाला है। उसके बावजूद यानी मेरे मन में इतना संदेह और इतना जो है पैसों को लेकर के भी आर्थिक मंदी जो मैं झेल रहा था, यानी इतनी परेशानी होते हुए भी मैंने सोचा, फिर भी कह रहे हैं इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारा स्नेह से भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला और मेरी पत्नी ने तुम्हें आदर सादर नमस्ते की। यानी इतना सब कुछ होने के साथ मन ही मन मेरा इतना सब कुछ, यानी मुझे पता था कि मुझे पैसों की भी तंगाई आने वाली है और मेरी जो पत्नी है मेरी वो भी इस चीज़ को लेकर के, आपके अतिथि सत्कार को लेकर के कुछ ना कुछ बोलेगी। ये सारी शंकाएं मेरे मन में चल रही थी। उसके बावजूद भी जब आप आए तो मैं मुस्कुराया और मैं तुमसे प्रेम से गले मिला और मेरी पत्नी ने भी तुम्हें सम्मान दिया और नमस्ते किया। फिर आगे, तुम्हारे सम्मान में जो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। और जब आप आए तो हमने अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। जो हमारा मध्यम जो भोजन था, रात का जो डिनर था, हमने उच्च मध्यम वर्ग के डिनर के रूप में, मतलब हम जो साधारण भोजन करते थे उसको हमने उच्च मध्यम वर्गीय डिनर के रूप में परिवर्तित कर दिया था, यानी और अच्छा बनाया था। अब आगे देखते हैं क्या क्या बनाया उन्होंने। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। अब ये देखो, अगर वो दोनों ही होते तो वो दोनों जो है
केवल एक सब्जी बना लेते और रोटी बना लेते तो उनका वो भोजन हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने आप आए और इसी के लिए एक विशेष, है ना, स्पेशल डिनर रखा और उच्च मध्यम वर्गीय डिनर की उपमा उसको दी है हमने, और उसके लिए हमने जो है 2 सब्जियां बनाई हैं और उसके साथ साथ रायते और उसके अलावा एक मीठा भी बनाया था। इस तरीके का, भाई अब मेहमान आए हैं तो उनका स्वागत तो करना ही होता है, तो हमने आपको इतना सम्मान दिया था। उसके बावजूद इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी, और ये जो सब कुछ हमने किया था इसके मेन मूल यानी इसकी जड़ में या इसके लिए पीछे हमारी एक आशा थी। अब वो आशा क्या थी, तो देखिए, वो आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। अब हमने ये ऐसा क्यों किया था कि हमने आप जब दिन में आए तो हमने शाम को आपका इतना अच्छा स्वागत किया, आपको डिनर कराया इतना अच्छा, तो हमारे मन में एक आशा थी कि आप जो है कल सुबह जो है अपनी मेहमान नवाजी करके सुबह चले जाएंगे, ठीक है। और हमारे मन में भी एक हम लोग भी जो है ना, कहा ना, ये मेहमान नवाजी की एक छाप अपने हृदय में लेकर के, यानी तुम भी जो है खुश होकर के चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे, हम तुमसे रुकने के लिए कहेंगे लेकिन फिर भी तुम मना कर दोगे, एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ, दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। क्या भाई, उनने मन में जो सोचा था कि ठीक है अब इनको अच्छा सा भोजन करा दिया है, सुबह चले जाएंगे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने क्या किया, तुम अगले दिन भी वापस वैसे के वैसे ही यहाँ पर अपनी जो मुस्कान है उसको लिए हुए यहाँ हमारे घर में जमे रहे, जाने का नाम ही नहीं लिया। तो हमने अपनी पीड़ा पी ली, फिर भी हमने कुछ मतलब ऐसा जाहिर नहीं किया, आपके सामने ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया कि हम इससे दुखी हैं आपके नहीं जाने से। फिर भी कह रहे हैं ना, पीड़ा यानी हमने उस दुख को पी लिया और प्रसन्न बने रहे। आप मुस्कुराए तो हम भी मुस्कुरा दिए। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर तुम्हें ले जा चुके थे, यानी इतना उच्च वर्ग का डिनर, उच्च मध्यम वर्ग का डिनर जो हम आपको करवा चुके थे, उस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर करके, भाई अब तो वापस वैसा नहीं करवा सकते थे, तो उससे थोड़ा सा नीचे उतर करके हमने फिर दोपहर के भोजन को, लंच की गरिमा प्रदान की। भाई हमने उसको क्या करा दिया, अब जो डिनर था उसको थोड़ा सा नीचे, यानी हमने लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर था, यानी ये अंतिम सीमा थी हमारी, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, यानी अभी तक हमने इतना अतिथि सत्कार किसी के लिए भी नहीं किया था। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, यानी वो विदाई, आपको चले जाना चाहिए था, यानी आप जाते और हम जो है आपके जाने से दुखी होते। ऐसी भावभीनी का मतलब है हम भाव विभोर होकर के, कहते ना कोई जाता है तो दुख होता है मन में, तो वैसी विदाई वो उनकी करना चाहते थे। तो कि हम चाहते थे कि हम आपकी भावभीनी विदाई करें, लेकिन आपने ऐसा मौका हमें, ऐसा अवसर हमें नहीं दिया। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो अगर कोई मेहमान हमारे घर आता है और वो कुछ ही समय के लिए रुकता है, तो हम उसको, जो जाता है तो हम उसके जाने से दुखी होते हैं, उसको स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं, अगर बस से जा रहे तो बस स्टैंड तक छोड़ने जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो मेजबान है उसने सोचा था कि मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन ऐसा कह रहे हैं तुमने ऐसा नहीं किया। दूसरा दिन समाप्त हुआ, तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब तीसरे दिन की बात देखो क्या होती है, दूसरे दिन भी थोड़ा सा नीचे आकर के उन्होंने जो है लंच की गरिमा प्रदान की। तीसरे दिन उन्होंने उनसे कहते हैं कि मुझे कपड़े जो है वो धोबी को धोने के लिए देने थे। यह आघात अप्रत्याशित था, यानी अप्रत्याशित यानी जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी, मर्म यानी दुख देने वाली थी। क्योंकि अब वो जैसे उन्होंने कहा ना भाई कपड़े धोबी को देने हैं, तो यहाँ पर लेखक को लगा कि अब तो ये लग रहा है कि ये और दिन रुकने वाले हैं, और कुछ दिन रुकने वाले हैं, इसीलिए कपड़े धोबी से कपड़े धुलवा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो आघात हुआ वो अप्रत्याशित था।
तुम्हारी सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी। सामीप्य यानी समीपता, तुम हमारे जितने नजदीक हो, ये जो वेला है यानी ये जो समय है, ये समय एकदम से इतना रबड़ की तरह लंबा खिंच जाएगा, ये इसका मुझे अनुमान नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। भाई हमारी भारतीय संस्कृति में है ना कि अतिथि देवता देवो भवः। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति जो हमें ये चीज़ सिखाती है, तो कहते हैं उसी को सोच करके यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होते। कभी कभी ऐसे अतिथि अगर हमारे घर में आ जाते हैं तो वो जो है देवता का रूप धारण नहीं करते हैं, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकते हैं। देखो अब यहाँ इस चैप्टर में कि जब हम अतिथि को क्या मान रहे हैं, एक तो देवता मान रहे हैं जो समय पर आए, कुछ समय रुके और चल दिए अपना अतिथि सत्कार करवा करके। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और रुक जाते हैं और कुछ इंटरफेयर करने लग जाते हैं बीच बीच में, तो हम उनको मानव के रूप में, लेकिन वो आकर के बस ही जाएंगे तो फिर वो थोड़े अंशों में यानी कुछ स्थान पे वो राक्षस का रूप भी ले सकते हैं। यानी इतनी सोच तक लेखक की वहां पर जा चुकी है उन अतिथि के प्रति। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। भाई लेखक ने क्या कह दिया, भाई धुलवाने ही हैं तो किसी लॉन्ड्री पर देते हैं जो जल्दी धुल जाएंगे। तो मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास, यहाँ पर जो अतिथि हैं वो कहते हैं कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे। तो मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, भाई तुम ऐसा करो जल्दी धुल जाएंगे, तो शायद तुम्हें जल्दी जाना होगा, इसीलिए तो मैं मन ही मन प्रसन्न हुआ कि भाई हाँ चलो ठीक है धुलवा के दे दें तो जल्दी चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। भाई औपचारिक का मतलब होता है कि बनावटी जो होता है ना उसको कहते हैं औपचारिक। औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। तो पत्नी ने जब ऐसा पूछा तो कहते हैं इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। मैंने कहा मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। अब जैसे ही यहाँ पर लेखक जो है अपने मित्र के साथ, अपने अतिथि के साथ जा रहे थे लॉन्ड्री पर कपड़े डालने के लिए, तो पत्नी के पूछने पर जब उन्होंने ये जवाब दिया तो पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। यानी पत्नी ने भी ये सोच लिया कि अब ये और लंबा जो है यहाँ पर और लंबे समय तक रुकने वाले हैं, तो वो गुस्से में उन्होंने आंखें बड़ी बड़ी कर दी। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि कुछ सालों पहले ऐसी ही, क्योंकि कहते हैं ना महिलाओं की जो बड़ी बड़ी आंखें हैं तो वो उनकी सुंदरता को और बढ़ा देती हैं, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं लेखक कि ऐसी ही उनकी कुछ सालों पहले मैंने ऐसे ही इनकी बड़ी बड़ी आंखें देख करके अकेलापन छोड़ करके इनसे विवाह कर लिया था। और आज पर जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। आज वो स्थिति क्या हो गई है, विपरीत हो गई है। भाई जिन आंखों को देख करके मैंने शादी का फैसला लिया था, आज वही आंखें जब मेरे सामने बड़ी होती हैं तो मेरा मन बैठ जाता है, यानी मुझे डर लगने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। अब जो उनकी पत्नी थी उन्होंने भी आंखें क्यों बड़ी की थी, उन्होंने भी आंखें इसीलिए बड़ी की थी कि पता नहीं अब ये कपड़े धोबी को धोने के लिए दे रहे हैं तो पता नहीं ये और कितने दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं। फिर क्या होता है, फिर और आशंका निर्मूल नहीं थी। यानी निर्मूल का मतलब होता है निरुपसर्ग है, मूल यानी जड़, यानी इसमें कोई ना कोई तो बात थी, ये सही थी बात, कोई ना कोई आशंका जरूर थी। तो बिना जड़ के नहीं थी, ये जो शक था भाई बिना मतलब तो था नहीं, सही में ऐसा था। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए, अब कपड़े भी धुल करके आ गए हैं और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। अब भी यहाँ पर कितने प्रश्न हैं, यहाँ पर लेखक कितने प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारा जो भारी भरकम शरीर है जिससे तुम जिस चादर पर यानी जिस बिस्तर पर लेटे हुए हो और उस बिस्तर पर जो सलवटें पड़ी है उनको भी हमने सही कर दिया है।
फिर भी तुम यहीं हो, जो तुम्हारे कपड़े धुलने के लिए गए थे वो भी आ गए, फिर भी तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई, और तुम्हें देख करके जो मुस्कुराहट यानी जो फेस पर जो हंसी आ रही थी, जो मुस्कुराहट जो थी, वो भी धीरे धीरे क्या हो गई है, पहले तो कम हुई और कम होते होते बिल्कुल समाप्त ही हो गई है। यानी तुम्हें देख करके तो अब मुस्कुराहट भी नहीं आ रही है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। यानी ठहाके यानी जोर जोर से हाँ हाँ करके हंसना, यानी हम दोनों जो बातचीत कर रहे थे तो वो पुरानी बातों को याद कर करके जो हम ठहाके लगा रहे थे वो भी अब धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, यानी वो भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। यानी कभी मैं अपनी बात कह रहा था, फिर कभी आप जो है अपनी बात सुना रहे थे, तो वो जो बॉल थी जो टप्पे खा करके इधर से उधर यानी बातों का जो सिलसिला एक दूसरे पर जो चल रहा था वो भी अब तो धीरे धीरे सेंटर में वो बॉल आकर के यानी वो बातें भी आकर के अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। यानी बात करने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा है। अब इसे न तुम हिला रहे हो और ना ही मैं, यानी न तो अब तुम्हारे पास कुछ बचा है बात करने के लिए और ना ही अब मेरे पास कुछ बचा है बात करने के लिए। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया, यानी अब कोई बातचीत नहीं है और चर्चा के विषय चुक गए, यानी अब चर्चा के लिए भी कोई विषय नहीं बचा है, वो भी हम बहुत कर चुके हैं। अब देखो इन्होंने कौन कौन से विषयों पर चर्चा कर ली है, तो परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। यानी इतने सारे विषयों पे हमने बातचीत कर ली है और अब एक चुप्पी है। जब सारे ही विषय समाप्त हो गए हैं तो बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं दोनों अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द का मतलब होता है प्रेम। प्रेम जो है वो धीरे धीरे बोरिंग यानी बोरियत में बदलता जा रहा है। रूपांतरित होना यानी बदलना। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, यानी हमारे मन में क्या आ रहा है कि अब तो ये ऐसे नहीं जाएंगे तो इनको गालियां ही देनी पड़ेगी। तो इतनी तक नौबत यहाँ पर आ चुकी है, पर तुम जा ही नहीं रहे। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, यानी ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी चीज यहाँ है जिससे तुम यहाँ आकर के इतने रुक गए हो, यहीं आकर के चिपक गए हो। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ और इसका कारण क्या है, ये कारण जो है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, यानी मेरे मन में बस आकर के यही बातें चल रही है, यही प्रश्न घूम रहा है कि भाई तुम अब कब जाओगे, कब समय आएगा तुम्हारा जाने का। आगे, कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कब तक टिकेंगे ये। अब पत्नी ने भी वो मेहमान के सामने तो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन पीछे से वो भी कह रही हैं भाई ये कब तक टिकने वाले हैं, कब तक रुकने वाले हैं। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। उन्होंने भी बस ऐसे कह के जवाब दे दिया कि अब मैं क्या कहूँ कि ये कब जाएंगे। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। अब पत्नी ने भी जवाब दे दिया कि मुझसे अब नहीं बनेगा, मैं तो अब खिचड़ी बना रही हूँ, मुझसे खाना नहीं बनेगा और वो हल्की भी रहेगी। तो फिर मैंने भी कह दिया बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। सत्कार यानी जो अतिथि सत्कार, उनका आने पर जो वेलकम हुआ था वो अब खत्म हो चुका था। ऊष्मा यानी गर्मी, यानी जिस जोश से हमने स्वागत किया था वो अब समाप्त हो रहा था। डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए, यानी डिनर उच्च मध्यम वर्गीय डिनर से लेकर के हम कहाँ आ गए हैं, खिचड़ी तक आ चुके हैं। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। कि अगर अभी भी तुम अपना बिस्तर नहीं समेट लेते हो, गोलाकार रूप का मतलब है अभी भी अगर तुम अपना बिस्तर नहीं समेटते हो तो हमें कहाँ तक जाना होगा, बिल्कुल उपवास तक, यानी आपको खाना देना भी हमें बंद करना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक
संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। अब जो हमारा रिलेशन जो है, हमारे बीच का जो एक संबंध है वो संक्रमण यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गुजरना। तो अब कह रहे कि अब ये जो संबंध है ये भी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, चरम क्षण है अब, यानी अब तो अंतिम पल आ चुका है इन संबंधों का। तुम जाओ ना अतिथि, अब ये नहीं कहा जाओगे, नहीं, जाओ ना अतिथि सीधे। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं भाई तुम्हें यहाँ आकर के रुक करके अच्छा लग रहा है, मुझे पता है दूसरों के यहाँ जाते हैं तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि जब तक अतिथि सत्कार होता रहता तो अच्छा लगता ही है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं भाई, इसीलिए लोग इस चीज़ को कहते हैं कि अपना घर तो अपना घर ही होता है, कि आप किसी के घर में जाकर के रहो ये एक अच्छी बात नहीं है, हमारा घर ही अच्छा होता है। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। अब यहाँ एक बात कही गई है कि जो हमारा घर होता है उसको हम कहते हैं स्वीट होम, क्योंकि हम वहाँ जैसा चाहें, जैसी जो भी काम करना हो, जो बनाना हो, जैसे रहना हो वैसे रह सकते हैं। लेकिन जब कहा कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें, इसीलिए अपने घर को हम स्वीट होम कहते हैं, ताकि दूसरे के घर में जाकर के इतने दिन तक ना रुकें और उनकी स्वीटनेस को ख़त्म ना करें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अंत में ये जो यहाँ पर अतिथि जो है यानी मेजबान जो है, जो यहाँ पर अतिथि सत्कार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी अंतिम सीमा आ चुकी है कि या तो आप शराफत से चल जाइए यानी सम्मान के साथ ही चले जाइए, वरना एक शब्द होता है गेट आउट, वो मुझे उस शब्द का प्रयोग ना करना पड़े, वो वाक्य मुझे ना बोलने पड़े, उसके पहले ही आप चले जाइए। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। यानी तुम्हें आए हुए पूरे कितने दिन हो चुके होंगे, यानी सुबह जब आप उठोगे तो वो 5वां दिन होगा। तो जब 5वां दिन होगा तो अब तो वो पूरा सोच चुके हैं कि अब अगला दिन क्या होने वाला है, उपवास तक जाने वाला है। तो कह रहे हैं कि जो सूर्य उदय होगा उसकी जो पहली किरण होगी वो 5वां दिन होगा, वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। अब मैं ऐसी आशा करता हूँ, यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे ये आशा करता हूँ कि तुम जो है सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे, भाई तुम्हारा सम्मान पूरा बना रहे, घर लौटने का निर्णय ले लोगे तो मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। यानी अब मेरे सहन करने योग्य नहीं बचा है। अगर आज कल तुम सुबह नहीं जाओगे तो मैं अब तुमसे ये जो गेट आउट शब्द है उसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा, यानी अब मैं आपको यहाँ पर नहीं रोक सकता हूँ, मैं स्टैंड मुझे लेना ही पड़ेगा और अगर नहीं लूँगा तो मैं लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर में मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। यहाँ कह रहे हैं कि जो देवता होते हैं और जो मनुष्य होते हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। कह रहे हैं भाई देवता तो जो होते हैं वो दर्शन देकर के चले जाते हैं, मनुष्य देवता नहीं बन सकते और ना ही दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। भाई जो देवता का स्थान मैंने आपको दिया है वो आप अगर सम्मान पूर्वक चले जाते हैं तो उसी में तुम्हारा देवत्व भी सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो ये हमारा अध्याय था। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।